दिन एक बेहतरीन तैराक मैरी अपनी माँ एम्मा और सर्जरी के बाद आराम कर रहे हैं। पिता जॉन के साथ छुट्टियां बिताने गांव जाती है। यहाँ बहुत कम लोग हैं, ताजी हवा है और एक बहुत खूबसूरत बड़ा सा घर है। अपना सामान रखने के बाद मैरी बाहर मौजूद झील में तैरने चली जाती है। फिर नहाकर और कपड़े बदलकर वो अपने पिता जॉन के पास गाड़ी की चाबी लेने जाती है। वो अपनी सहेली पैगी से मिलने कस्बे के सुपरमार्केट में जाती है। बहुत दिनों बाद मिली दोनों सहेलियां खूब बातें करती है। वो अपनी जिंदगी और नए ख्यालों के बारे में बात कर रही होती है। तभी जस्टिन नाम का एक लड़का उनकी बातें सुन लेता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए पूछता है। दोनों लड़कियां भी कुछ एडवेंचर करना चाहती थी, इसलिए मैरी गाड़ी चलाकर दोनों को जस्टिन के घर ले जाती है। पैगी को एक अजनबी के साथ अंदर जाते देख मैरी बाहर बोर हो रही थी। वो अपना फोन निकालती है जिसमें नेटवर्क नहीं था। थोड़ी देर बाद जब पैगी बाहर नहीं आई तो वो उसे देखने अंदर जाती है और देखती है कि दोनों बिस्तर पर बैठकर स्मोक कर रहे हैं। तभी उसकी माँ एम्मा का फोन आता है और वो उसे बारिश शुरू होने से पहले जल्दी घर आने को कहती है। मैरी मना कर देती है और कहती है कि वो रात को पैगी के साथ रुकेगी। तीनों मजे से बातें कर रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक तीन लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। ये वही मुजरिम थे जो जेल से भागे थे और वो जस्टिन के ही परिवार वाले थे। लेकिन जस्टिन उनकी तरह खूंखार नहीं था। दोनों लड़कियां घबरा गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जेल से भागने की खबर और उनकी तस्वीरें न्यूज में आ चुकी थी। पुलिस से बचने के लिए उन तीनों ने सीधा दोनों लड़कियों को किडनैप कर लिया अपने अंकल फ्रैंक और पिता क्रूग के सामने। डरा हुआ जस्टिन एक लफ्ज भी नहीं बोल सका। क्रूग की पार्टनर सैडी ने भी उनका पूरा साथ दिया। पैगी बुरी तरह डर गई थी और रो रो कर उनसे रहम की भीख मांगने लगी, पर इसी डर और घबराहट ने उसे हिम्मत भी दी जिससे उसने खुद को छुड़ा लिया। इस शोर शराबे की भनक किसी को नहीं लगी। फ्रैंक ने गुस्से में आकर सारे मोबाइल फोन तोड़ दिए। समझदार मैरी ने जस्टिन की तरफ देखा पर वो कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद वो सब मैरी की गाड़ी लेकर वहां से भाग निकले। उन गुंडों के खौफ से दोनों लड़कियां बहुत डरी हुई थी। पैगी की घबराहट उसे और खतरे में डाल रही थी। दूसरी तरफ मैरी बहुत चालाकी से बिना कोई फालतू विरोध किए शांति से उन्हें रास्ता बता रही थी। मौका मिलते ही उसने कार का सिगरेट लाइटर निकाला और सैडी के चेहरे पर लगा दिया। दर्द से तड़पकर सैडी जोर से चीखी। तभी पैगी और मैरी ने एक साथ कार के दरवाजे खोल दिए। हड़बड़ाहट में क्रूग का कार से कंट्रोल छूट गया और कार पलटते हुए एक पेड़ से जा टकराई। पैगी कार से रेंग कर बाहर निकली लेकिन क्रूग ने उसे थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। एक्सीडेंट में फ्रैंक की नाक टूट गई थी। उसने अपना सारा गुस्सा मैरी पर निकाला। अपने चेहरे के घाव को देखकर सैडी ने भी मैरी को जमीन पर पटक दिया और उसे मारने लगी। ये देखकर पैगी ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और सैडी पर जोर से वार किया। फिर वो पागलों की तरह वहां से भागी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। सैडी और फ्रैंक दरिंदों की तरह उसके पीछे भागे। वो चालाकी से एक गड्ढे में छिप गई। जैसे ही वो दोनों उसे ढूंढने आगे बढ़े वो दोबारा भागने लगी। गिरते पड़ते उसने सामने एक फैक्ट्री देखी। उसने जोर से मदद के लिए आवाज लगाई लेकिन उसकी आवाज सुनकर सैडी वहां पहुंच गई। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। उसने फिर से भागने की कोशिश की लेकिन अचानक फ्रैंक सामने आ गया और उसने उसे बेहोश कर दिया। फिर वो दोनों उसे वापस ले आए। क्रूग ने तुरंत जस्टिन को बुलाया और उसे एक असली मर्द बनने को कहा। वो चाहता था कि उसका डरपोक बेटा भी उनके जैसा खूंखार बन जाए। ये सीन बिल्कुल किसी खौफनाक फिल्म जैसा लग रहा था। क्रूग ने जबरदस्ती जस्टिन का हाथ पकड़ा। उधर सैडी और फ्रैंक ने भी तुरंत मैरी को पकड़ लिया। क्रूग ने जबरदस्ती जस्टिन का हाथ मैरी पर रखवाया। जस्टिन तड़पा और पीछे हटना चाहता था लेकिन उसमें विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। मैरी इस वक्त बहुत ही कमजोर और बेबस थी लेकिन उस बेरहम और पागल क्रूग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बेचारी पैगी ने उन दरिंदों को रहम करने को कहा लेकिन उसकी बातों से क्रूग और भी ज्यादा भड़क गया। उसने गुस्से में पैगी को उठाया और उसके पेट में चाकू घूम दिया। अपने भाई को ऐसा करते देख फ्रैंक ने भी चाकू निकाला और वही किया। नहीं नहीं पैगी, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई खिलौना हूँ? उस लड़की की इस तरह मौत देखकर जस्टिन बुरी तरह डर गया था। मैरी ने पैगी को मरते हुए देखा तो वो और भी भड़क उठी। उसने पूरी ताकत से क्रूग का विरोध किया लेकिन बदले में उसे और भी जुल्म सहने पड़े। क्रूग जबरदस्ती मैरी के ऊपर चढ़ गया। जस्टिन उसकी मदद करना चाहता था लेकिन वो अपने परिवार से डरा हुआ था। जुल्म का शिकार हुई मैरी फूट फूट कर रो रही थी और अपने लॉकेट को सहलाकर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन क्रूग ने उस लॉकेट को भी खींचकर फेंक दिया। जस्टिन ने चुपके से वो लॉकेट उठाकर अपने पास रख लिया। मैरी बहुत ज्यादा डरी हुई थी लेकिन जिंदा रहने की उसकी तड़प अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके हाथों में एक पत्थर आ गया और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। जब ये सब खौफनाक मंजर खत्म हुआ तो सब शांत थे। किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी सी लड़की भी अपनी जान बचा सकती है। उन सबने देखा कि मैरी कांपते हुए किसी तरह खड़ी हुई। उसने बहुत ही चालाकी से अपने शरीर से उस पत्थर को छिपा लिया था। मौका देखते ही उसने पूरी ताकत से वो पत्थर दे मारा और फिर पागलों की तरह वहां से भागने लगी। वो इस जगह को अच्छे से जानती थी इसलिए सीधा झील की तरफ दौड़ी। झील के रास्ते वो सीधा अपने घर पहुंच सकती थी। उसके पीछे वो तीनों भी झील तक आ गए लेकिन तब तक मैरी काफी दूर तैर चुकी थी। क्रूग ने तुरंत गोली चलाई ताकि वो मैरी को मार सके लेकिन पानी के अंदर निशाना लगाना आसान नहीं था और मैरी भी तैरने में बहुत माहिर थी। धीरे धीरे शाम हो गई। बादलों की गरज के साथ जोरदार बारिश होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान भी मैरी का दर्द बांट रहा हो। वो लोग वापस आए, जस्टिन को लिया और बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढने लगे। दूसरी तरफ झील के पास वाले लकड़ी के घर में मैरी के माता पिता एम्मा और जॉन अपना समय बिता रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों हैरान होकर बाहर गए। दरवाजा खोला और सामने उन 4 लोगों को बुरी हालत में देखा। जॉन ने अपनी नेकी दिखाते हुए फ्रैंक की टूटी हुई नाक का इलाज किया और उसके घाव पर टाके लगाए। तभी अचानक एक तेज बिजली कड़की और घर की लाइट चली गई। जॉन को बाहर जाकर जनरेटर चालू करना पड़ा। एम्मा ने मोमबत्ती जलाई और उनसे पूछा कि वो कौन है। फ्रैंक ने भी चुपके से अपना हथियार उठा लिया। हालांकि उन्हें इन लोगों की हालत और बातों पर थोड़ा शक हो रहा था लेकिन एम्मा ने ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। इस बात से उन गुंडों को भी तसल्ली मिली। थोड़ी देर बाद जब लाइट आई तो जॉन वापस आया और फ्रैंक का इलाज पूरा किया। एम्मा ने जस्टिन के लिए हॉट चॉकलेट भी
तैयार की। तभी अचानक आधी रात को झील के पानी से 2 हाथों ने लाइट हाउस को पकड़ा। आखिर वो कौन था जो इतनी रात को बाहर था? घर के अंदर पति पत्नी ने उन लोगों को गेस्ट हाउस में रुकने की जगह दे दी थी। जस्टिन अपना कप रखने के लिए उठा और सीधा किचन की तरफ चला गया। मैरी की फोटो देखकर वो इतना घबरा गया कि उसे तुरंत उल्टियां होने लगी। वो जल्दी से वॉशरूम में गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। वो बार बार परिवार और मैरी के बीच उलझा हुआ था। उसने नेकलेस को छुआ और कुछ सोचकर उसे कप के पास रखने का फैसला किया ताकि एम्मा उसे देख ले। एम्मा पहले गेस्ट रूम में गई अपनी बेटी का सामान समेटने। उसने मोमबत्तियां जलाई और फिर उन लोगों को आराम करने के लिए कहा। वापस आकर एम्मा ने जॉन को उन लोगों के अजीब व्यवहार के बारे में बताया। जॉन तुरंत दरवाजा लॉक करने गया, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आई। जॉन मैरी को लेकर सावधानी से बाहर देखने गया। जाओ जॉन। जॉन ने जल्दी से अपनी बेटी को गोद में उठाया और घर के अंदर ले गया। एम्मा ने घबराकर एक चाकू ढूंढा और जॉन को दिया और तौलिया और अल्कोहल लेने वापस किचन में गई। उठते ही उसकी नजर कप के नीचे रखे अपनी बेटी के नेकलेस पर पड़ी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये सब उन लोगों का ही काम है। जॉन ने उस गर्म चाकू से मैरी के घाव को जलाकर खून रोका और उसके शरीर की बाकी चोटों को चेक किया। अचानक मैरी की सांस रुकने लगी। उसने घबराकर एम्मा को मदद के लिए बुलाया, फिर एक कट लगाकर खून का थक्का निकाला ताकि उसकी बेटी ठीक से सांस ले सके। बेटी के शांत होने पर एम्मा ने जल्दी से अपनी बात बताई। वे रो रहे थे, गुस्से और डर से कांप रहे थे। ये जानकर कि उनकी बेटी के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, उनका दर्द और बढ़ गया। उन दोनों को उन लोगों की जान बचाने का पछतावा हो रहा था और ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि वो मुजरिम उनके ही घर में है। लेकिन अभी सबसे जरूरी था अपनी बेटी को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना। जॉन बारिश में टूल रूम की तरफ गया ताकि स्पीड बोट ले सके, लेकिन बोट की चाबियां वहां नहीं थी। दूसरी तरफ जब सब सो रहे थे तब जस्टिन ने चुपके से अपने बेड से बंदूक उठा ली। वही एम्मा घर के अंदर अपनी बेटी को संभाल रही थी। फिर जॉन वहां आया और एम्मा से बोट की चाबियां ढूंढने को कहा। किचन में जाकर उसने अपनी सुरक्षा के लिए सामने रखा चाकू उठाना चाहा, तभी पीछे से अचानक फ्रैंक आ गया। एम्मा को मजबूरी में फ्रैंक का ध्यान भटकाने के लिए मीठी मीठी बातें करनी पड़ी। उसने ये भी दिखाया कि जॉन पीकर बेहोश हो चुका है। फ्रिज से शराब निकालते हुए उसने चुपके से अपनी बेटी की फोटो छिपा दी और फिर समय बिताने के लिए ग्लास में शराब डालने लगी। इस बीच जॉन टूल रूम में किसी हथियार की तलाश कर रहा था। एम्मा ने आग में लकड़ियां डालने का बहाना बनाया और फ्रैंक को कमरे में इंतजार करने को कहा, लेकिन फ्रैंक को बिल्कुल चोट नहीं लगी थी। उसने चाकू निकाला और एम्मा पर हमला कर दिया। एम्मा गुस्से में पीछे हटी, तभी अच्छी किस्मत से उसका पति आ गया। जॉन ने फ्रैंक को पकड़ा और उसकी घायल नाक को जोर से दबा दिया। लड़ाई करते हुए जब वे किचन तक पहुंचे तो मौका देखकर एम्मा ने फ्रैंक का सिर सिंक के पानी में डुबो दिया, लेकिन फ्रैंक ने हड़बड़ी में सिंक का ढक्कन खोल दिया ताकि पानी बाहर निकल जाए। पानी कम होता देख जॉन ने अपनी सूझबूझ से तुरंत गार्बेज डिस्पोजल मशीन चालू कर दी। अपनी डरी हुई पत्नी को देखकर जॉन ने उसे प्यार से शांत किया। अपनी घबराहट और डर को भुलाकर वो पक्के इरादे से गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। उन्हें अपनी बेटी का बदला लेना था और मुजरिमों को सजा देनी थी। वो दबे पाव ऊपर गया और कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। उसने देखा कि जस्टिन सामने बैठा है और उन पर बंदूक ताने हुए है। कुछ पल रुकने के बाद जस्टिन ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। ये देखकर जॉन तुरंत समझ गया और उसने सावधानी से आगे बढ़कर बंदूक ले ली। सैडी। भयानक लड़ाई के बीच जॉन वॉशरूम में छिप गया और क्रू मौका पाकर खिड़की से दूसरे घर की तरफ भाग गया। वो घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन तभी उसे वहां मैरी के कपड़े मिले। उसे तुरंत समझ आ गया कि वे दोनों पति पत्नी बदला लेने आए हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या मैरी अभी यही नहीं थी? हमारे टेबल पर तो कुछ और ही था। दूसरी तरफ जॉन ने दरवाजा तोड़ दिया और सैडी से भिड़ गया। जस्टिन ने भी सैडी को रोकना चाहा, लेकिन वो कमजोर था, इसलिए सैडी ने उसे धक्का दे दिया। उसी समय क्रू को फ्रैंक की लाश मिल गई और बाथरूम में चल रही लड़ाई भी खत्म होने वाली थी। बदले कि ये जिंदगी और मौत की जंग बस शुरू ही हुई थी। जॉन बारिश में लकड़ी के घर में क्रू को ढूंढने गया। एम्मा ने भी इस मौके का फायदा उठाकर स्पीड बोट की चाबियां ढूंढी और जल्दी से बोट पर मैरी के पास चली गई। क्रू को ना पाकर जॉन ने गुस्से में उसे आवाज लगाई। मौत सामने देखकर भी क्रू की अकड़ कम नहीं हुई थी। उसने शोर मचाया ताकि जॉन उसके पास आए और जोर से कहा कि उसने मैरी को नाव पर देखा है और वो उसी के पास जा रहा है। जॉन ने खिड़की खुलने की आवाज सुनी और घबराकर बाहर देखने लगा। इस बात का फायदा उठाकर क्रू ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन इससे जॉन डरा नहीं बल्कि उसका बदला लेने का इरादा और पक्का हो गया। दूसरी तरफ जस्टिन ने बारिश में एम्मा को ढूंढ लिया और नाव पर चढ़ गया, लेकिन जॉन अब कमजोर पड़ने लगा था। उसने कभी किसी को नहीं मारा था, इसलिए वो ताकतवर क्रू से लड़ नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो जमीन पर गिर गया। हार ना मानते हुए जॉन ने फिर से कोशिश की, लेकिन ये सब बेकार था। उठने की कोशिश करते हुए क्रू ने एक डंडे से उसका गला जोर से दबा दिया। उसकी सांसें रुकने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। क्रू को लगा कि वो जीत गया है, लेकिन तभी उस डरपोक जस्टिन ने पहली बार बंदूक उठाई और किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही पिता पर तान दी। क्रू को पूरा यकीन था कि डरपोक जस्टिन गोली नहीं चला पाएगा। उसने गुस्से में अपने बेटे का गला पकड़ लिया और वो डंडा उसके शरीर में गहराई तक घुसा दिया। पति और पत्नी ने मिलकर सब कुछ बदल दिया। जॉन ने क्रू की हालत चेक की और वहां से चला गया। अंधेरा छन चुका था और एक नई सुबह आ गई थी। वो चारों लोग स्पीड बोट पर बैठकर ठंडी हवा महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।